हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आइकॉन साइंस सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में रॉकेट तथा उसकी टेक्नोलॉजी का फुल डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि रॉकेट शब्द का मतलब क्या होता है। रॉकेट शब्द का मतलब होता है रैपिड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी वस्तु का बड़ी तेजी से गति करना। रॉकेट एक प्रकार का व्हीकल है जिसको विभिन्न परिकामों के लिए, विभिन्न यूज के लिए स्पेस की तरफ लॉन्च किया जाता है। आज रॉकेट को विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न जगहों पर विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ रॉकेट को आतिशबाजी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वहीं कुछ रॉकेट को स्पेस में सैटेलाइट आदि चीजों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है, तथा कुछ वेपनरी सिस्टम को ढोने के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ रॉकेट के बारे में। ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी के आसपास ही चीन में रॉकेट का आविष्कार हो चुका था। यह एक प्रकार का सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट था जिसका इस्तेमाल आतिशबाजी के लिए किया जाता था। 13वीं शताब्दी के आसपास मंगोल लड़ाकों के द्वारा युद्ध में इस प्रकार के रॉकेट का प्रयोग किया जाने लगा था और यह टेक्नोलॉजी पूरे के पूरे यूरोप महादेश और एशिया महादेश में पहुंच चुकी थी। 600 वर्षों के अंतर्गत लोगों ने बहुत ही बड़े तथा बेहतर सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट को विकसित कर लिया था। इन रॉकेट का प्रयोग सेनाओं के द्वारा युद्ध में किया जाता था। सन 1961 में रूस यानी कि सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री यूरिन गैगरिन रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने। वहीं 1969 में अमेरिका की नासा एजेंसी ने चांद पर अपना एक मिशन भेजा जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को भेजा गया। पहला रॉकेट R7 एक ICBM रॉकेट था। ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल रॉकेट। इस रॉकेट की मदद से स्पुतनिक को स्पेस में लॉन्च किया गया था। चलिए अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ रॉकेट के बारे में, यानी कि रॉकेट कितने प्रकार के होते हैं। जनरली रॉकेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला सॉलिड फ्यूल रॉकेट, दूसरा लिक्विड फ्यूल रॉकेट और तीसरा आयन रॉकेट। सॉलिड फ्यूल रॉकेट के अंदर फ्यूल के रूप में सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। दिवाली के दिनों में आपने रॉकेट उड़ाया होगा। रॉकेट के अंदर जो बारूद का इस्तेमाल किया जाता है वह एक प्रकार का सॉलिड प्रोपेलेंट का ही एग्जाम्पल है। सॉलिड प्रोपेलेंट का एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज भी होता है कि इसे एक बार आप जला दो तो फिर यह बड़ी तेजी के साथ जलने लगता है और बहुत ही बड़ी मात्रा में थ्रस्ट जनरेट करता है, और यही थ्रस्ट उस रॉकेट को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने में मदद करता है। जनरली सॉलिड प्रोपेलेंट की जगह अमोनियम परक्लोरेट और एल्युमिनियम का प्रयोग संयुक्त रूप में किया जाता है। यहाँ पर अमोनियम परक्लोरेट को ऑक्सीडेंट के रूप में और एल्युमिनियम को फ्यूल के रूप में एक साथ मिश्रित करके प्रयोग किया जाता है, जो दहन के बाद एक थ्रस्ट जनरेट करता है और यही थ्रस्ट रॉकेट को ऊपर की तरफ उठने में मदद करता है। आइए बात करते हैं लिक्विड फ्यूल रॉकेट के बारे में। लिक्विड फ्यूल रॉकेट के अंदर फ्यूल के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में और लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इससे इंजन को क्रायोजेनिक इंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को बहुत ही कम टेम्परेचर यानी कि -150 से लेकर -250 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कंप्रेस करके एक टैंक में रखा जाता है और यह टैंक के मास को रिड्यूस कर देता है। सोचिए, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो टैंक का आकार काफी बड़ा होता, जिसके कारण रॉकेट का आकार सामान्य रॉकेट के आकार से काफी बड़ा होता, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए ही इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को हासिल किया गया है। यह टेक्नोलॉजी अभी तक कुल 6 देश को ही हासिल हो सकी है, जिनमें से भारत भी एक है।
वहीं अब बात करते हैं आयन फ्यूल रॉकेट की। आयन फ्यूल रॉकेट में प्रोपेलेंट की जगह आयन का प्रयोग किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक के प्रयोग से आयन को एक्सेलरेट किया जाता है और वो आयन एक्सेलरेट होकर एक काफी बड़ी मात्रा में थ्रस्ट जनरेट करता है और यही थ्रस्ट रॉकेट को आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करता है। आइए बात करते हैं रॉकेट की कंपोनेंट्स की। यानी रॉकेट का अगर कंपोनेंट्स को आप अच्छे से समझ गए तो फिर रॉकेट का सिस्टम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। रॉकेट का जो सबसे ऊपरी सिरा होता है उसे हम पेलोड सिस्टम कहते हैं। यानी कि ये रॉकेट का खाली वाला हिस्सा है जिसमें आप लोड के रूप में सैटेलाइट या फिर वेपनरी सिस्टम को भी रख सकते हैं और इसे आप जहां चाहें वहां स्पेस में ले जा सकते हैं। वहीं दूसरा तरफ मिडिल का जो हिस्सा होता है वो फ्यूल सिस्टम होता है जिसके अंदर फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन को तथा ऑक्सीडाइजर के रूप में ऑक्सीजन को कंप्रेस करके बहुत ही कम टेम्परेचर पर रखा जाता है। दूसरा तरफ अगर आपने देखे होंगे तो रॉकेट के दो साइड्स में दो बूस्टर लगा होता है। ये बूस्टर क्या होता है? जनरली ये जो बूस्टर होता है वो सॉलिड फ्यूल रॉकेट होता है और ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट में हम लोगों ने जाना है कि इस प्रकार के रॉकेट में जो फ्यूल होता है वो बड़ी तेजी से जलता है और जलने के बाद बहुत ही बड़ी मात्रा में थ्रस्ट जनरेट करता है और यह थ्रस्ट रॉकेट को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने में मदद करता है। तो यानी बूस्टर का काम है इसे एक एक्स्ट्रा पावर देना ताकि ये रॉकेट बाहर निकल सके एटमॉस्फेयर से। वही बात करते हैं इसके अंदर जो पंप लगा होता है। इस पंप का काम होता है कि इससे जो लिक्विड जो फ्यूल निकल के आ रही है उसे बहुत अधिक प्रेशराइज करके इंजन के अंदर इनलेट करना। इंजन के पास आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक नोजल सिस्टम लगा होता है। इस नोजल सिस्टम का जनरली बहुत ही बड़ा रोल होता है। नोजल सिस्टम की बनावट कुछ इस प्रकार से रहती है कि ये वेलोसिटी को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करता है। यानी कि अगर यूं कहें तो यहाँ पे यह वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। वेलोसिटी के इंक्रीज करने से थ्रस्ट का भी मान क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण से रॉकेट आसानी से ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। लास्ट की तरफ अगर आपने देखेंगे तो यहाँ पे फिन लगा होता है। इस फिन का जो काम होता है वो रॉकेट को डायरेक्शन देना होता है। फिन यानी पीछे का हिस्सा होता है जिसके चेंज होने से रॉकेट की डायरेक्शन भी क्या होती है? चेंज हो जाती है। लेकिन इस पूरे के पूरे रॉकेट सिस्टम में अगर आपने देखे होंगे तो ये जो बूस्टर होता है वो कुछ और नहीं बल्कि सॉलिड फ्यूल रॉकेट ही होता है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। और इस सॉलिड फ्यूल रॉकेट में फ्यूल के रूप में वही अमोनियम परक्लोरेट प्लस एल्युमिनियम का चूर्ण का एक संयुक्त रूप में ईंधन लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रॉकेट आखिर में उड़ता कैसे है। जनरली रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत जो है न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है और आप सबको अच्छे से पता होगा कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कुछ इस प्रकार से है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक क्रिया बल के विपरीत एक प्रतिक्रिया बल लगती है। अर्थात इस रॉकेट सिस्टम में जब फ्यूल को दहन किया जाता है यानी कि जब फ्यूल जलता है तो उससे एक काफी बड़ी मात्रा में धुआं एग्जॉस्ट से होकर बाहर निकलती है और उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो पृथ्वी पर एक थ्रस्ट जनरेट करता है और उस थ्रस्ट जनरेट करने के कारण ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करने लगता है और यही फोर्स इस रॉकेट को ऊपर की तरफ गति करने में मदद करता है। तो इस सिद्धांत पर रॉकेट फ्लाई करता है। आइए अब हम बात यह भी करते हैं कि रॉकेट इंजन और जेट इंजन में क्या डिफरेंस होता है। जनरली आपने देखा होगा कि जेट इंजन जो है आजकल फाइटर जेट में इस्तेमाल किए जाते हैं। यही कारण है कि शायद उसे जेट भी कहा जाता है। लेकिन रॉकेट इंजन का इस्तेमाल हमने अक्सर रॉकेट में ही देखा होगा या कुछ आईसीबीएम मिसाइलों में देखा होगा। तो जी हां, अब हमें यह समझना होगा कि रॉकेट इंजन और जेट इंजन में क्या डिफरेंस होता है। तो जी इसके अंदर एक बेसिक डिफरेंस होता है कि जो जेट इंजन होता है वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर ही ऑपरेट करता है। इस कारण उसके फ्यूल को दहन के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो उसे आसानी से बाहर से उपलब्ध हो जाती है, यानी कि एयर से उसे मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो रॉकेट इंजन होता है उसके लिए
उसके दहन के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसकी पूर्ति उसे बाहर से नहीं हो पाती है, क्योंकि रॉकेट स्पेस में जाता है और स्पेस में कहीं भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, जिस कारण से उसे अपने साथ ऑक्सीजन को यानी कि ऑक्सीडाइजर को कैरी करके लेके जाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों इंजन के बनावट में। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए भविष्य की टेक्नोलॉजी है? तो जी हाँ, यह एक भविष्य की टेक्नोलॉजी है। भविष्य में आने वाली समस्याओं को देखकर इस टेक्नोलॉजी को विकसित करना हर एक देश की चाहत है, क्योंकि आज जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ऐसी परिस्थिति में हर एक देश स्पेस में ही युद्ध लड़ना चाहता है और स्पेस में युद्ध लड़ने के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी मदद से आप वेपन सिस्टम को स्पेस की तरफ मूव कर सकते हैं और अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नष्ट कर सकते हैं। और किसी भी देश के सैटेलाइट को नष्ट करने का मतलब होता है कि उसकी आधी शक्ति को छीन कर देना, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा उसका कट जाता है, जिसकी वजह से उसकी सेना और उसकी पूरी की पूरी जो है ना कमांड को मैसेज या फिर आप कह सकते हैं सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। तो इस कारण से आजकल इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि आईसीबीएम यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल की जाती है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये मिसाइलें पृथ्वी के कक्ष से बाहर यानी कि पृथ्वी से बाहर स्पेस की तरफ जाती है और वहां से वो बड़ी तेज गति से पृथ्वी की तरफ आती है। उसकी उस समय वेग या एक्सेलरेशन इतनी ज्यादा होती है कि उसे किसी रडार में पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तब जाकर ये रॉकेट या फिर ये मिसाइलें किसी भी देश के लिए एक खतरा बन सकती है।